तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एच के पाठशाला में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने फिजिकल वर्ड देखा। फिजिकल वर्ड को हमने अच्छे से समझा कि फिजिकल वर्ड क्या है, फिजिक्स हमारे किस किस काम आती है, फिजिक्स आखिर है क्या, फिजिक्स और गणित में संबंध क्या है। बहुत सी चीज़ें हमने देखी। टेक्नोलॉजी के साथ भी हमने इसका रिलेशन देखा। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th के लिए चैप्टर फर्स्ट कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट हमने टॉपिक डाल लिया है, तो कॉपी और पेन आप निकाल लीजिएगा, नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मैंने कल समझा दिया था, आज इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स भौतिक राशि। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है, यानी जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैंने कल अच्छे से समझा दिया था 2-3 एग्जाम्पल लेके। आज इसको हम लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द क्वांटिटी which can be measured by an instrument। कोमा लगा के लिखेंगे the quantity which can be measured by an instrument which describe the laws of physical world। ठीक है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो कि भौतिक जगत के सभी नियमों का पालन करती है या सभी नियमों को डिस्क्राइब करती हैं, और उन्हें क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मापन कर सकते हैं। उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसे हम लिख सकते हैं PQ से हम निरूपित करेंगे और N इंटू यू, where n इज इक्वल टू क्या हो, न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या होगा, यूनिट। इसके बाद में हम लिखेंगे there are 3 types of physical quantity। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की हैं भौतिक राशियाँ हमारे पास। फंडामेंटल, एक ड्राइव्ड, और एक क्या है, सप्लीमेंट्री, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मूलभूत राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियाँ। तो यहाँ हम उनके नाम लिख देंगे। नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर सेकंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, और नंबर थर्ड हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
ये हमारे पास तीन भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। मूलभूत राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियां। हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, कुछ टर्म्स इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, कुछ टर्म्स हिंदी में हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा। यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं which do not depend on any other physical quantity called fundamental physical quantity। fundamental quantity, QUN क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है कि जो मूलभूत राशियां हैं वो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं, स्वयं खुद की होती हैं। यानी ये क्या है, हम अज्यूम करते हैं मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड नंबर पे। हमारे पास जो सेकंड नंबर आता है ड्राइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। तो यहाँ तक आप उतार सकते हैं इसको। तो ये लीजिए सर, हमने इसको क्या कर दिया है, रफ कर दिया है। ये लीजिए, नंबर सेकंड, सॉरी एक सेकंड, जो हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं वो 7 प्रकार की हैं। उन 7 के हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, नंबर 6 पे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और नंबर 7 पे होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गए हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हिंदी वाले लिखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नंबर 2 पे। हम लिखेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको लिखते हैं विच कैन बी मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटी। ये तो हमारे पास 7 हैं और इसका कोई ओड नहीं है, यानी कि कोई छोर नहीं है, इसका बहुत सी हैं। फॉर एग्जांपल में हम इसको लिख सकते हैं फोर्स, वर्क, वेलोसिटी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे पास ड्राइव्ड हैं, तो हम देखिए मान लेते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, लेंथ है, तो ये हो गया लेंथ और ये क्या हो गया टाइम। अब देखिए लेंथ भी क्या है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो टाइम है हमारे पास वो भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मीन्स जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या आता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही हम उसको तोड़ मरोड़ के छोटा बड़ा करके कुछ भी करके हम क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। नंबर 3 पे आती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आप एक बार उतार लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे। नंबर 3 लिखेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 2 आती हैं। एंगल लिख सकते हैं या फिर प्लेन एंगल, और नंबर 2 पे हम इसमें लिखेंगे सॉलिड एंगल। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको हमेशा इनमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स बनी रहती है कि एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए एंगल जो होता है वो 2 कोई भी लाइन है हमारे पास, ये है हमारे पास 2 लाइनें, ठीक है, ये लीजिए। तो इनके बीच में जो हमारा कोण बनता है, मान लीजिए थीटा एंगल हो गया, तो जो ये थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। बट जो सॉलिड एंगल होता है वो कुछ शंक्वाकार का होता है। ठीक है, जैसे 3D में आप इसको क्या कीजिएगा, इमेज कीजिएगा। जो ये होता है ना हमारे पास, दिख रहा होगा आपको, तो जो अंदर का जो कोण होगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। किसी भी जो टोपी होती है, टोपी, ठीक है, बर्थडे वाली टोपी, वो कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है हमारे पास। तो जो ये जो होगा ना 3D में देखिएगा, तो जो ये एंगल होगा हमारे पास, ये क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो ये तक हमारे पास क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, यूनिट। यूनिट की बात करते हैं हम। आखिर मात्रक होते क्या हैं, जो हमने मेजरमेंट किया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो जिस सिंबल के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं, जिस सिंबल से हम इसको लिखेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम यूनिट कहेंगे, मात्रक कहेंगे। जो भी अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक फिक्स सिंबल से हम इसको दर्शाएंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन से आपको समझ में आएगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो हम अपना ब्लैक मार्कर ले लेते हैं।
लिखेंगे वर्ड और ग्रुप। वर्ड और ग्रुप ऑफ सिंबल SIM which represent which represent the quantity uniquely। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? हम लेंथ को किस से माप सकते हैं? मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। तो ये क्या है? ये इनकी क्या है? यूनिट्स है। भले ये अलग अलग पद्धतियां में है, MKS, CGS, FPS, जैसे फुट में भी हम नापते हैं इसको, लंबाई को, तो फुट भी कह सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल यदि हम मास की बात करते हैं तो मास को हम किस किस से लिखते हैं? ग्राम में भी लिखते हैं, किलोग्राम में भी लिखते हैं, मिलीग्राम में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? केजी, ग्राम। और हम किस, चलो टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर को क्या होगा? डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया। तो हम यानी हम कहना क्या चाहते हैं, जो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, और मुख्य रूप से हम देखें फिजिकल क्वांटिटी में भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो उनको हम जिस सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, जिस चिन्ह से, जिस किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, क्या है ये? एक सिंबल है, एक फिक्स सिंबल है। देखिए मैंने इसमें भी लिखा है यूनिकली। किसी भी क्वांटिटी को यूनिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस भी सिंबल से, अब वो सिंबल वर्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ग्रुप भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट कहते हैं। चलिए ठीक है साहब, ये तो हो गया हमारे यूनिट के बारे में। अब जिस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी थी उसी प्रकार से यूनिट्स भी हमारे पास 3 ही तरीके से होती हैं। जो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट होती हैं, फिर डिराइव्ड यूनिट होती हैं, और फिर सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। तो सप्लीमेंट्री में तो क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन है। जो हमने जो एंगल और सॉलिड एंगल पढ़ा है उनके रेडियन और स्टेरेडियन है। चलो वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा all units are classified into 2 parts। all units are classified into 2 parts। all units are classified into 2 parts। number first, फंडामेंटल यूनिट, और नंबर सेकंड हम लिखेंगे डिराइव्ड यूनिट। और जो आपने जो सप्लीमेंट्री लिखा था ना, इससे पहले जो आपने लिखा था सब, है ना, क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें क्या करना है आपको? जो एंगल और सॉलिड एंगल लिखे थे उनके आगे रेडियन और स्टेरेडियन लिख देना। उनकी यूनिट क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ना करवाऊँ तो वैसे आपको लगवा दूंगा, मैं नोट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा 2 प्रकार से हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जिनको हम क्या करते हैं, यानी एक तरीके से हम इसको सिर्फ मानते हैं
ये फिक्स्ड होते हैं, इनको किसी भी दूसरी चीज़ों से हम ड्राइव नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम अज्यूम करते हैं। और जो ड्राइव्ड यूनिट है इनको क्या करते हैं हम फंडामेंटल यूनिट से ही क्या करते हैं डिराइव करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। ये होता है मूलभूत मात्रक और ये होता है व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक किसी भी एक शब्द से, चिन्ह से जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दर्शाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जिस शब्द से दर्शाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। फॉर एग्जांपल लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट हम लिख सकते हैं। जो हमारा मास है उसको हम लिखेंगे केजी और ग्राम से लिखते हैं। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फैराडे वगैरह, फ़ारेनहाइट वगैरह से लिखते हैं, फैराडे, फ़ारेनहाइट। और हम यहाँ लिखेंगे नोट लगा के, ऑल यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। मीन्स मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स fundamental units are assumed। इसको क्या करते हैं हम, सिर्फ अज्यूम करते हैं एंड इट फंडामेंटल यूनिट्स आर अज्यूम्ड एंड इट ड्राइव्ड सॉरी फंडामेंटल में क्या करते हैं, इसको ड्राइव नहीं करते। इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड, इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास वो क्या करते हैं, हम सिर्फ उनको अज्यूम करते हैं, यानी हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी डिराइव्ड कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये हो गई हमारे पास all other units are derived by fundamental unit, fundamental units। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट हैं वो तो मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, पर जो इनके अलावा जो ऑल अदर यूनिट्स हैं उनको क्या करते हैं हम फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव करते हैं। There are 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पे हम उसका लिखेंगे यूनिट। ठीक है, तो
स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ, लेंथ के बाद टाइम, मास ले लो, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, 1 2 3 4 5, लुमिनियस, इंटेंसिटी, और ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फ्रेम में तो आ रहा है ना, देखिए, सॉरी फ्रेम में नहीं आ रहा, तो एक काम कीजिए, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक आ रहा है। सबसे पहले हम इनका लिख लेते हैं। लेंथ की जो हमारी यूनिट है वो है मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की ये आई से लिखते हैं, एनसीईआरटी में आई से लिखते हैं, और काफ़ी बुकों में इसको क्या कर रखा है, ए से एम्पियर का ए सिंबल भी यूज़ कर रखा है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को CD कैंडेला से निरूपित करते हैं, कैंडेला से लिखेंगे। ज्योति तीव्रता कहेंगे इसको, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, तापमान, समय, द्रव्यमान, और ये क्या होगा, लंबाई, और जो हमारा वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो यहाँ लिख लेते हैं। चलो, AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लिखेंगे मोल से, ठीक है भैया, मोल से लिखते हैं। इसको कहेंगे पदार्थ की मात्रा। ये क्या होती है, आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, अवोगाद्रो संख्या में भी मोल का यूज होता है, मोल संख्या। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का बहुत कम यूज होता है हमारे, और मुख्य रूप से तो देखिए ये हमारे ये चलेंगे बस 3, और ज़्यादा लगा लो तो ये 2 और लगा लो, कभी कभार ये 2 भी यूज हो जाएंगे, पर मुख्यतः हमारे 3 होते हैं, लेंथ का, मास का और टाइम का, ठीक है। तो ये आप एक बार उतार सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स आर अज्यूम्ड एंड इट कैन नॉट बी डिराइव्ड, कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 हमारे पास मूलभूत मात्रक हैं, फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखे हैं, उनकी यूनिट्स हमने लिख दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप एक काम कीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। ये हम क्या कहेंगे, वे यूनिट जो मूलभूत यूनिट, फंडामेंटल यूनिट तो नहीं है, यानी मूलभूत मात्रक तो नहीं है, पर क्या होता है, मूलभूत मात्रकों से हम उनको व्युत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हलवा है, सबने नाम सुना होगा, नाम सुनते ही मुंह में क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। अब हलवा क्या है, हलवा को हम मूलभूत राशि नहीं कह सकते, क्योंकि ये सीधा नहीं पाया जाता। ये किससे बनता है, जैसे घी हो गया, सूजी हो गया, चीनी हो गया,
इसमें पानी भी यूज होता है। तो यानी क्या होता है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके या गुणा भाग करके हम क्या करते हैं, हलवा बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है, यानी कि जो क्या है, खुद तो मूलभूत मात्रक नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, बट फंडामेंटल से क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल से हमें डिस्क्राइब होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिट्स which are not fundamental units but derived from fundamental unit। एक काम कीजिए, यहाँ पे यूनिट को हटा दीजिए, ठीक है ना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूनिट्स विच आर नॉट फंडामेंटल, जो कि मूल रूप से विद्यमान नहीं है लेकिन ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत मात्रकों से हम क्या करते हैं, इनको व्युत्पन्न करते हैं। इट्स कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। और इनका क्या है, इनका कोई छोर नहीं है, बहुत सी यूनिट हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट से हम बहुत सी यूनिट क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो अब हम कुछ क्या करते हैं, यूनिट्स ही बनाते हैं, ठीक है। हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं फंडामेंटल का यूज करते हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स को, देखते हैं। फोर्स है हमारे पास। फोर्स क्या है साहब, फोर्स में एक्सेलरेशन आएगा। चलिए इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, हमने अभी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास L, ठीक है। और जो टाइम है हमारे पास वो क्या है, S। डिस्प्लेसमेंट मीटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ms-1। तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, लंबाई है, और लंबाई का हमारे पास क्या होता है, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। एक सेकंड, मैंने शायद L लिख दिया ना, तो अगर गलती से L लिखा गया हो तो उसको क्या कर दीजिएगा, M कर दीजिएगा, है ना, ठीक है। और जो टाइम होता है उसको सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मास और जो सेकंड है उसको हम क्या कर, ये सॉरी, मीटर और सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ये हो गया वेलोसिटी। इसी प्रकार से हम एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम, ये ms-1 आया तो ये आएगा ms-2, यानी जो वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ms-1, और टाइम क्या है, s, तो s ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ms-2। अब देखिए, ये याद भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वैसे समझा मैंने दिया, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ms इनवर्स। अब देखिए, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी जो हमारा त्वरण होता है, ये हो गया वेग। वेग क्या होता है, जो हमारा विस्थापन है, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, और समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मीन्स t के सापेक्ष वेलोसिटी में चेंजमेंट क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट वेलोसिटी में चेंजमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ms-1 अपॉन टी। टाइम को क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड ऊपर जाएगा, एक सेकंड माइनस पहले से है, ये एक और चला जाएगा तो ms-2 होगा। ये होगा एक्सेलरेशन। फोर्स की बात करते हैं अपन।
फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है हमारे पास? kg है, और एक्सेलरेशन क्या है? ms-2 है। तो ये क्या हो गया? kg ms-2, और ये क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो जो न्यूटन होता है वो ये होता है kg मास, ये kg मीटर सेकंड की पावर -2 होता है, ये न्यूटन के इक्वल है। ये फोर्स का क्या है? यूनिट है। तो इस प्रकार से हम यूनिट निकाल सकते हैं। एक और यूनिट निकाल लीजिए, चल पास जो प्रेशर होता है उसका देख लीजिए। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स FORCE, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना है हमारे पास? kg मीटर सेकंड की पावर -2, और एरिया क्या है? एरिया है हमारे पास m की पावर 2। अब m एक ऊपर है तो ये लीजिए कैंसिल हो गए, एक m बचा हमारे पास। एक m अगर ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा? -1 होगा। तो ये क्या होगा? kg m इनवर्स s की पावर -2। और इसको प्रेशर का जो हमारे पास मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, तो ये हो गया पास्कल का kg मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2। तो ये थे हमारे कुछ डिराइव्ड यूनिट जिनको हम क्या करते हैं? फंडामेंटल यूनिट से निकालते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको फंडामेंटल यूनिट किस प्रकार से है। मास है, मास क्या है? मास का kg हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है kg। जो मीटर है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मीन्स फंडामेंटल यूनिट से मिलकर क्या बनता है हमारे पास? डिराइव्ड यूनिट बनता है। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं kg क्या है हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट है। मीटर क्या है हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट है। हम कह सकते हैं इससे कि फंडामेंटल यूनिट से मिलकर क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट बनती है। डिराइव्ड यूनिट जो है वो क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनती है। यहाँ हमने लिखा भी है कि यूनिट्स विच आर नॉट फंडामेंटल बट डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। मतलब कि वो यूनिट, वो मात्रक जो कि मूल रूप से विद्यमान नहीं है, किंतु हम मूल जो मात्रक होते हैं उनसे हम उनको व्युत्पन्न कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। इसके बाद में हमारा चैप्टर एक नया रुख मोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हमने यूनिट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और होप सो मेरे को समझ में आ भी रहा होगा आपको। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तरफ से आ भी रहा है। नहीं भाई, कहीं मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसा हो रहा हो तो बता दीजिएगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट में, फिर हम और सुधार करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नया रुख किस तरीके से मोड़ती है। यहाँ पे वो नहीं होता जैसे फिल्में चलती हैं ना, फिल्मों के बीच में अंतराल आता है ना, फिर उसमें क्या होता है, या फिर कोई भी आप सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, उसमें पहले बच्चे का रोल होता है, फिर कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि वो बच्चा फिर वो बड़ा हो जाता है ना, जो अंतराल होता है उसके बीच में बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ इसमें भी रुख चेंज होगा। हमारी फिल्म चल रही थी, फिल्म चलते चलते एकदम से अचानक बदलाव आएगा, और अचानक से बदलाव को हम क्या कहेंगे सर? अचानक से बदलाव को हम कहेंगे विमीय सूत्र, या हम वीमा कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब बात आती है वीमा क्यों पढ़ते हैं, वीमा की ज़रूरत क्या पड़ी हमें। ठीक है, तो वीमा की ज़रूरत कुछ इस तरीके से पड़ी कि हमारे जो मात्रक हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं सर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यदि हम भार मापते हैं यानी मास मापते हैं, तो ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया। लंबाई नापते हैं तो साहब मीटर में नापें कि सेंटीमीटर में नापें कि किलोमीटर में नापें कि फुट में नापें, एक हाथ एक बिलान, दो हाथ दो आंगली, मतलब कि इतने हो गए हमारे पास कि बहुत कुछ। हाँ, चलते हैं हमारे एक हाथ 2 फुट 3 फुट 5 फुट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, सेंटीमीटर में भी चलते हैं, इंच में भी चलती है लंबाई। तो अब क्या हुआ, इतने मात्रक हो गए, तो अब इनको
एक निश्चित करें हम कुछ, है ना। तो उसके बाद में हमने क्या किया, डायमेंशन बना दिया, विमा बना दी। तो डायमेंशन, विमीय सूत्र और एक होती है विमा। ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। विमा को हम एक तरीके से कह सकते हैं घात जो हम यूज करेंगे, जो पावर हम यूज करेंगे, उसी पावर को हम कहेंगे डायमेंशन। और जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास एक ब्रैकेट होगा कुछ इस तरीके का, इसमें MLT टाइप के कुछ वर्ड लिखे होंगे, इसके ऊपर कुछ पावर्स होंगी, उन पावर्स को क्या कहेंगे हम, डायमेंशन, और इस पूरे को क्या कहेंगे हम, डायमेंशन फॉर्मूला। विमा और विमीय सूत्र कहीं कहीं हमें लगता होगा कि सर इनका यूज कहाँ होने वाला है जो हम ये पढ़ रहे हैं 11th क्लास में। जी बिल्कुल, चैप्टर फर्स्ट दे ही इसी टाइप का रखा है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक ये समझ नहीं आता है हमारा कहाँ यूज होगा, क्या चल रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग फिजिकल क्वांटिटी से की और फिजिकल क्वांटिटी से फिर हम एकदम से यूनिट पर आ गए और यूनिट से फिर हम डायमेंशन पर आ गए। ये क्या चक्कर है साहब। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखे, धैर्य रखे, और कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे डायमेंशन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे representation of any fundamental or derived representation of any fundamental and derived unit in the form of derived unit in the form of certain symbol अलॉट। जो हमने जो सिंबल यूज़ किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था MLT, और इसको जो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो इन्हीं सिंबलों की बात करते हैं यहाँ पर। टू ईच फंडामेंटल, टू ईच फंडामेंटल यूनिट is called dimension formula. Dimension formula, and the certain symbol is, and certain symbol called is dimension. एक बार देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल अलॉट टू ईच फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। वही मैंने जो हिंदी में समझाया था, एक जो सर्टेन सिंबल होते हैं, ठीक है, उनके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट इन द form of certain symbol allot to each fundamental unit is called dimension formula। जो प्रत्येक जो फंडामेंटल यूनिट्स के लिए जो हम
सूत्र यहाँ पर बनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी जो मूलभूत राशि हो या फिर क्या हो फंडामेंटल जो ड्राइव्ड व्युत्पन्न मात्रक हो या फिर क्या हो मूलभूत मात्रक हो, उनके लिए हम, और जो सर्टेन सिंबल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, विमा कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। हम इसको दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक और परिभाषा हम दे सकते हैं यहाँ पर, तो वो लिखेंगे डायमेंशन आर द पावर to which the fundamental unit units are raised in order to express the derived unit of a quantity। देखिए फिर से हम देखते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम सर्टेन सिंबल को, जो हमने कोई भी जो हमारे पास मूलभूत मात्रक हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनसे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे। और जो सर्टेन सिंबल हैं उनको क्या कहेंगे, हम डायमेंशन कहेंगे। या फिर हम लिख सकते हैं डायमेंशन आर द पावर टू यूज विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ ए क्वांटिटी। हिंदी में बात करते हैं, चलो सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये क्या है क्या नहीं है, सिंपल है। यदि हम यहाँ देखिएगा, कोई भी लंबाई हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कोई भी लेंथ हो, उसको हम एल से लिखेंगे, बड़े एल से। कोई भी टाइम हो, सेकंड, मिनट, घंटा, उसको हम क्या लिखेंगे, बड़े टी से। सेकंड में नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, डायमेंशन को हम सेकंड में नहीं लिखेंगे, डायमेंशन में हम सेकंड नहीं लिखेंगे। और जो हमारे पास मास होता है उसको हम लिखेंगे बड़े एम से। यूनिट को हम केजी में लिखते हैं, यहाँ हम एम लिखेंगे, ठीक है। वहाँ मीटर लिखते हैं, यहाँ एल लिखेंगे, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और, उसको ए लिखेंगे, एम्पियर को, ठीक है, यही यूज होंगे ज़्यादातर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और मास सबसे पहले आता है, फिर लेंथ आएगा, फिर उसके बाद टाइम आएगा, फिर उसके बाद में ए आएगा। नॉर्मली हमारे पास ये यूज़ होता है MLT का, यहाँ पे पावर्स होंगी कुछ, है ना। तो ये होता है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, और जो इनकी पावर होती हैं ये विमा होती हैं, डायमेंशन होती हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो फिर हम बात करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो न्यूमेरिकली कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें 1/2 की विमा क्या होगी, तो 1/2 की कोई विमा नहीं होती है। ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकली कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकली कांस्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट में तो क्या आता है, जैसे जो हमने पढ़ा था F = के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये नहीं पढ़ा तो 12th क्लास में चैप्टर फर्स्ट में कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, उसमें K आता है। आप 11th क्लास में आप 6th चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, F = G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो जो G होगा वो भी एक कांस्टेंट के रूप में होगा, बट क्या होगी, इनकी क्या होंगी, हमारे पास डायमेंशन होगा, विमा होंगी। बट 1/2 क्या है, न्यूमेरिकली कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसकी क्या है, हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती है। न्यूमेरिकली कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर
वो क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखा देता हूँ आपको डायमेंशन के लिए। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये चीज़ मत लिखिएगा। ठीक है, ये हटा दीजिएगा और ये हटा दीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो ये लीजिए, मैंने रफ कर दिया है। डायमेंशन पढ़ते हैं हम। डायमेंशन में हम सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। मान लीजिए, नहीं चलो छोड़ो, वेलोसिटी नहीं पढ़ेंगे, हम लेंथ पढ़ेंगे। लेंथ होगा जिसको हम लिखेंगे L से, या फिर हम इसको लिखेंगे m0 L1 T0 लेंथ होगा। अब पढ़ते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मीन्स L गुणा L हो गया, तो ये होगा L²। बड़ा कोष्टक ज़रूर लगाइएगा, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद में हम यहाँ लिख सकते हैं m0 L2 T0। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। यानी ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा। मीन्स क्या हो गया, L की क्यूब हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0 L की क्यूब T0। ठीक है, ये होगा लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। इसके बाद में हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास कोई भी लेंथ है, दूरी है, और लेंथ को हम किससे लिखते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब L से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास, LT-1 ये होगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम इसको m0 L1 T-1 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या है, LT-1 है, तो ये हो गया साहिब, और हमारे पास टाइम है t हो गया। ये और ऊपर जाएगा तो t कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं m0 L-T-2। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ये हो गया वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं, चलो फोर्स देखते हैं। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। बल होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना है हमारे पास, मास m हो गया, ठीक है, इंटू में जो अब एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, LT-2 हो गया, LT-2 हो गया। तो ये क्या हो गया, m0 L1 T-2, MLT-2 कहते हैं, फोर्स को हम कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो ये उतार लीजिएगा आप। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं, चलो काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ENERGY। काइनेटिक एनर्जी को हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², जिसमें m क्या होता है हमारे पास, मास होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मास का हमारे पास डायमेंशन क्या है, m होता है, और जो वेलोसिटी का हमने अभी निकाला है LT-1 हो गया। अब LT-1 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो गया, m हो गया, मास का हो गया, ये लेंथ का स्क्वायर हो गया, और टाइम की पावर -2 हो गई। तो इसको हम ज्वाइंट करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, m1 L2 T-2। ये क्या हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं मोमेंटम, देख लेते हैं। चलो तो इसको रफ कर देता हूँ, मोमेंटम देखते हैं। लो मोमेंटम भी देख लो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी होती है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कितना है हमारे पास, मास होता है m, तो ये हो गया m, और जो वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है LT-1, तो ये LT-1 हो गया। तो इसको हम कनेक्ट करके लिखेंगे, ज्वाइंट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 L1
t-1, ये क्या हो गया हमारे पास, मोमेंटम हो गया। तो कुछ ये हमारे डायमेंशन हमने पढ़े हैं, कुछ मैं चलो आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप क्यों क्या है, इनको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, मैंने अपना 100% दिया है। आशा करता हूँ आप भी हमारे लिए 100% देंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा HW के लिए, डेंसिटी निकाल लीजिएगा। उसके बाद में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। उसके बाद में आप लिख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर आपको पता ना हो तो लिख लीजिए, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, रिफ्रैक्ट इंडेक्स चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो ये आपके HW हैं, 1 2 3 4 हैं, मीन्स 4 दूनी 8 2 10 मिनट का मान लीजिए, 10 मिनट का आपका होमवर्क है। तो ये आप करिएगा, क्योंकि बिना कुछ किए ना ये समझ में नहीं आएगा। जो और कहते हैं ना, फिजिक्स और मैथ जितने हाथ से निकालोगे उतना ही समझ में आता है। तो हमने डायमेंशन के ऊपर चर्चा की। देखिए हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, फिर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, उसके बाद में हमने यूनिट्स देखे, यूनिट्स के टाइप देखे, फंडामेंटल यूनिट देखी, फिर उसके बाद में जो व्युत्पन्न मात्रक जो हमने वो ड्राइव किया था, ड्राइव्ड यूनिट देखी। उसके बाद में हमने क्या किया, डायमेंशन, हमने एक डायमेंशन टॉपिक लिया अंतराल के बाद में, है ना। डायमेंशन पढ़े, डायमेंशन क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बहुत से एग्जाम्पल भी देखे। उसके बाद में ये आपका होमवर्क है। होप सो आपको सब समझ में आया होगा। यदि कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास, महिला मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। होप सो समझ में आया होगा, मुझे ये लगता है, ठीक है यार। पूर्ण विश्वास है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो अब मैं विदा चाहूँगा। जय श्री राम, राधे राधे।